जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर लखनऊ जंग का मैदान बन गया। प्रशासन ने अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी नहीं जाने दिया। तो अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा अपने आवास के बाहर निकालकर उस पर माल्यार्पण किया और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो। इधर एसपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन भी करते रहे। कुछ कार्यकर्ताओं ने खुद को जंजीर में बांधकर प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव के आवास के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई। साथ ही जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को सील कर दिया गया। दरअसल अखिलेश यादव देर रात ही जेपीएनआईसी पहुंचे थे, जिसे टीन शेड से घेर दिया गया था, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं जेपीएनआईसी को सील करने पर एलडीए ने सफाई भी दी, जिसके मुताबिक जेपीएनआईसी एक निर्माणाधीन स्थल है। निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली है। बारिश के कारण कई कीड़ों की संभावना है। अखिलेश यादव के पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा है। जेपीएनआईसी जाना उनके लिए सुरक्षित और उचित नहीं है। वहीं इसी मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने एसपी का समर्थन किया तो बीजेपी ने दोनों पर पलटवार किया। किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे, घेराबंदी कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों विचारों को कुचलने वालों के साथ गोद में बैठकर राजनीति करने वाले लोग आज ड्रामेबाजी कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसे मातृ और नारी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन किया और गोरक्षपीठ में पूरे विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ ने इस अनुष्ठान को पूरा किया। सीएम योगी ने सबसे पहले सभी कन्याओं के पांव पखारे। परंपरागत रूप से पीतल के परात में जल से सभी कन्याओं के बारी बारी से पांव धोए। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ कन्याओं को टीका लगाया और चुनरी ओढ़ाई। फिर सभी कन्याओं को एक पंक्ति में बैठाकर खुद मुख्यमंत्री ने उनकी आरती उतारी। कन्याओं को अपने हाथों से भोजन परोसा और उन्हें दक्षिणा भेंट की। इस अवसर पर जगतजननी मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन की एक पवित्र परंपरा भी है। गोरक्षपीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कन्या पूजन के दौरान किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मंदिर से जुड़े लोग भी सक्रिय दिखे। सीएम योगी ने इसके पहले सुबह मंदिर के शक्तिपीठ में मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से आराधना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। और जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया उनमें जौनपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह और बिजनौर के उप जिला अधिकारी आदेश सिंह सागर के नाम शामिल हैं। निलंबित करने के साथ ही दोनों पीसीएस अधिकारियों को राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया। साथ ही दोनों के खिलाफ जांच अलग अलग मंडलों के मंडलायुक्तों को सौंप दी गई। जौनपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह पर वित्तीय अनियमितताओं के साथ ही सरकारी कामकाज में गड़बड़ी करने का आरोप है, जबकि बिजनौर के उप जिला अधिकारी आदेश सिंह सागर पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित की जमीन का कुछ हिस्सा अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम कराते हुए 4 लाख रुपए भी ले लिए थे, जिसके बाद दोनों अफसरों पर कार्रवाई की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबसे ज्यादा हैरानी बहुजन समाज पार्टी को हुई, जिसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज बड़ा फैसला लिया। और हार की समीक्षा बैठक में मायावती ने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन न करने का फैसला किया। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम व इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर आज हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय, जबकि भाजपा एनडीए व कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आईएनएलडी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया था। और खबरें ऐसी हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हार की समीक्षा के लिए एक समिति भी बनाई है, जो हरियाणा में हार की वजहों को तलाशेगी। हालांकि कांग्रेस गुटबाजी की अटकलों को नकार रही है। यूं बाहर कयास लगाना कि अंदर क्या बैठक में हुआ होगा,
मुझे नहीं लगता वो उचित होता है या सही होता है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कांग्रेस के बीच गुटबाजी की खबरें आई थीं। कुमारी शैलजा और हुड्डा गुट के बीच टकरार को लेकर सुर्खियां बनती रही थीं। दावा किया गया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। सभी लोग मिलकर एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा पर पूरे के पूरा हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में सिर्फ 37 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी 48 सीटों पर जीती और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। गिरिराज सिंह ने ये बयान बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो हमारी बहु बेटियां लव जिहाद से महफूज होती। अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। गिरिराज सिंह के बयान पर विवाद तो होना ही था। आरजेडी ने बयान को लेकर गिरिराज सिंह को आड़े हाथों लिया। आप कहीं न कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह का काम सिर्फ समाज को बांटना ही है, क्योंकि उनको इसी के लिए रखा ही गया है कि इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ जो है समाज में हिंदू मुसलमान करते रहे, क्योंकि इनके अतिरिक्त उसके पास न कोई काम है उनके पास और न ही उनकी कोई सोच इससे आगे बढ़ सकती है। हैदराबाद में दुर्गा पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। नामपल्ली में एक दुर्गा पंडाल में अराजक तत्वों ने दुर्गा जी की मूर्ति तोड़ दी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आरोपियों ने पूरे दुर्गा पंडाल में सामान तितर बितर कर दिया। माता की मूर्ति से माला उतारकर पूरे पंडाल में फेंक दिया। माता की चुनरी से लेकर पूरा श्रृंगार का सामान बिखेर दिया। साथ ही मां दुर्गा की मूर्ति का एक हाथ भी गिरा दिया। ये घटना हैदराबाद के नामपल्ली में हुई, जहां प्रदर्शनी मैदान में दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया गया था, लेकिन आधी रात को कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर मूर्ति को तोड़ा और उसे खंडित कर दिया। इधर इस घटना का विरोध भी शुरू हो गया है। लोगों ने सड़क पर धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। तो वहीं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता ने भी इस घटना की निंदा की। ये मत समझना आपने मूर्ति को तोड़कर हमको कमजोर बनाया है, लेकिन मूर्ति को तोड़कर आपने हमारे अंदर शांति को निकालकर एक क्रोध स्वरूप को ललकारे हैं। हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात हुई है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिला है। माता जी के प्रतिमा को डैमेज करने का प्रयत्न किया गया। माता जी की प्रतिमा के सामने लाइट, साउंड सिस्टम, यज्ञशाला सभी को ध्वंस करने का प्रयत्न किया गया। मेरी पुलिस के अधिकारियों से चर्चा हुई, बातचीत हुई, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि सराउंडिंग कैमरास है और कैमरे में भी चेक किया जा रहा है कि किन लोगों द्वारा मंदिर को, मूर्ति को खंडित करने का प्रयत्न किया गया। यह बहुत ही जल्द एसीपी का आश्वासन है कि बहुत ही जल्द हम उन लोगों को अरेस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दुर्गा पंडाल में जमकर बवाल हुआ है। आरोप है कि जौनपुर की ग्राम पंचायत गुतवन में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पंडाल में घुसकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़के की पिटाई करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये सारा विवाद दुर्गा पंडाल में आरती को लेकर हुआ। एक चश्मदीद के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग लाठी डंडों के साथ जबरन पंडाल में घुस गए और आरती को बंद कराने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद छोटे छोटे बच्चों से भी मारपीट की। तो मुस्लिम काफी सीनियर लोग आकर यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों से मार करने लगे। कितने लोग आए थे वो लोग? करीबन 60-65 लोग थे। इतना ही नहीं, आरोप है कि विशेष समुदाय से जुड़े लोगों ने ये धमकी भी दी थी कि आरती नहीं रोकी गई तो मूर्ति को खंडित कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सनातन धर्म अपना लिया। सहारनपुर के सरसावा के देवकी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ शहाबुद्दीन का शुद्धिकरण किया गया और इसके साथ ही मोहम्मद शहाबुद्दीन अब अर्जुन शर्मा बन गया। शहाबुद्दीन ने खुद इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से देवकी मंदिर में हवन किया गया। मैं सनातन धर्म को स्वेच्छा से इख्तियार कर रहा हूँ। मैं
और किसी को कोई दबाव नहीं है, ठीक है जी। और मेरे भाइयों ने ना बहुत जुल्म करे, जिन्होंने मुझे मुसलमान बनाया। बताया गया कि शहाबुद्दीन की सनातन धर्म में वापसी हुई है, क्योंकि करीब 30 साल पहले कुछ लोगों के बहकावे में आकर वो मुस्लिम बन गया था, लेकिन उसे इस्लाम धर्म रास नहीं आया और फिर से सनातन धर्म अपना लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा इनका हवन कराकर शुद्धिकरण कराया गया है, गंगा जल पिलाकर इनको पुनः हिंदू धर्म में इनकी वापसी कराई गई है। शहाबुद्दीन से अर्जुन शर्मा बने शख्स ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की हैं। पुलिस ने ये ड्रग्स राजधानी के रमेश नगर इलाके से बरामद की। और जिस गोदाम से ये ड्रग्स पकड़ा गया वो गोदाम गुलशन माखन नाम की एक शख्स का है। जब्त ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2000 करोड़ रुपए आंकी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि शातिर तस्करों ने इस 2000 करोड़ की कोकीन को नमकीन के छोटे छोटे सीलबंद पैकेट्स में छुपा कर रखा था। पुलिस ने इस मामले में गोदाम के मालिक गुलशन माखन और उसके दोस्त अनिल हरजाई उर्फ डॉबी को पकड़ा था। इसी गोदाम के अंदर नमकीन के पैकेट में भारी मात्रा में कोकीन बरामद किया गया। नमकीन पैकेट के अंदर छोटे छोटे पैकेट बनाए गए थे। जी न्यूज़ की टीम जब रमेश नगर पहुंची तो इस मामले में कई जानकारियां सामने आई। गोदाम के मालिक गुलशन माखन के रिश्तेदारों ने बताया कि अनिल के कहने पर ही उसने गोदाम को किराए पर दिया था। जिसका ये मकान था उसकी यारी दोस्ती उसके साथ थी, जिसका नाम वो भी है। उसने कहा कि मेरे को ये दुकान दे दो किराए के लिए। बताया गया कि जिस शख्स ने गोदाम किराए पर लिया था वो लंदन फरार हो गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच में जुट गई। कट्टरपंथियों की वजह से बांग्लादेश में इस बार दुर्गा पूजा फीकी है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के जैशोरेश्वरी मंदिर से पीएम मोदी का भेंट किया गया मुकुट भी चोरी हो गया। इस वीडियो में देखिए, एक चोर मंदिर के अंदर दाखिल होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसके बाद मंदिर का पर्दा हटाता है, फिर देवी माँ का मुकुट चोरी करके अपने कपड़ों में छुपाता है और बड़े इत्मीनान से वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। जो मुकुट चोरी हुआ है वो पीएम मोदी ने देवी माँ को भेंट किया था। जैशोरेश्वरी मंदिर से जो मुकुट चोरी हुआ है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट किया था। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा के दौरान मुकुट भेंट किया था। 27 मार्च 2021 को पीएम मोदी ने जैशोरेश्वरी मंदिर में दर्शन किया था। ये मंदिर हिंदू धर्म के 52 शक्ति पीठों में से एक है। इस बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने भी एक्स पर पोस्ट कर चिंता जताई है और बांग्लादेश सरकार से मामले की जाँच और कार्रवाई की मांग की है। महादेव बैटिंग ऐप केस में भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस मामले में मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को जल्दी भारत लाया जा सकता है। इंटरपोल ने सौरभ चंद्राकर को दुबई से हिरासत में ले लिया है और उसे भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर सौरभ चंद्राकर भारत लाया जा सकता है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद से ही दिसंबर 2023 में सौरभ चंद्राकर को यूएई में हिरासत में लिया गया था। तब से वो पुलिस कस्टडी में ही है। ईडी के एक्शन पर 2023 में सौरभ को डिटेन किया गया था। ईडी की रिक्वेस्ट पर सीबीआई और विदेश मंत्रालय सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के अंतिम दौर में है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार और सीबीआई को सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है और उसे भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आमतौर पर गरबा का आयोजन दुर्गा पंडाल में किया जाता है, लेकिन गुजरात के सुरेंद्रनगर में खास तरह का गरबा होता है जिसका आयोजन दुर्गा पंडाल में नहीं बल्कि ऐसी जगह किया जाता है जहां लोग जाने से डरते हैं। और वो जगह है श्मशान घाट। सुरेंद्रनगर में ये परंपरा पिछले 22 सालों से चली आ रही है। श्मशान घाट पर जहां एक तरफ चिताएं जलती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग गरबा करते हैं। श्मशान घाट पर आयोजित गरबा खास होता है और यही वजह है कि इस गरबा में न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। बताया गया कि श्मशान घाट पर आयोजित गरबा का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन से डर को हटाना और अंधविश्वास को दूर करना है। इस गरबा में शामिल होने के लिए न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि दूर दूर से भी लोग आते हैं। स्वामी यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब यति नरसिंहानंद के शिष्य छोटा नरसिंहानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानंद ने अपने गुरु यति नरसिंहानंद का पुतला जलाए जाने के बयान के विरोध में चेतावनी दी थी। यदि गुरुजी का कल पुतला फूका
तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरशः सच होने वाली है। छोटा नरसिंहानंद के इस विवादास्पद बयान का वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर विशेष समुदाय के लोगों ने यति नरसिंहानंद सरस्वती का पुतला फूंकने का कार्यक्रम रखा था। इसके विरोध में छोटा नरसिंहानंद कहलाने वाले अनिल यादव ने ये बयान दिया था, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। हालांकि हिंदू संगठन भी यति के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की बयानबाजी और गर्म तेवर को देखते हुए पुलिस टीम पूरी तरह सतर्क है ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। शिमला की दुकानों पर सनातन सब्जी वाला के पोस्टर्स लगाए गए हैं और हिंदुओं से इन्हीं दुकानों से सामान खरीदने की अपील भी की जा रही है। क्योंकि शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद से जुड़े फैसले के खिलाफ अब हिमाचल प्रदेश में माहौल गर्म हो गया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करने का ऐलान किया है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति ने बाजार में हिंदू कारोबारियों की दुकानों पर सनातन सब्जी और दुकान वाला जैसे नामों की बैनर लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहरी लोगों से किसी भी तरह का व्यापार न करने की अपील की जा रही है। इस तरह के अभियान से स्थानीय लोगों के बीच भी हलचल पैदा कर दी है। कुछ लोगों का कहना है कि वे रोजाना बाजार से सब्जी खरीदने आते हैं, लेकिन अब दुकानों पर ऐसे पोस्टर लगे हुए देखकर उन्हें हैरानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नेता इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव के हालात बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ऐसी दरगाह है जहां भूतों की अदालत लगती है और इस दरगाह में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों और नेपाल से भी लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पुरानी से पुरानी बीमारी हो या फिर कोई और परेशानी, यहाँ आते ही बाबा के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। दावा है कि इस दरगाह पर पिछले 700 सालों से भूतों की अदालत लगती आ रही है। इस भूतिया अदालत की कहानी जानने के लिए जी न्यूज की टीम वहां पहुंची, जहां महिलाएं अपनी हाजिरी लगाती दिखाई दी। जितने दुखिया आते हैं सबको ने भलाई हो जाता है, सबको निरोग हो जाता है, सबको जो मनता मांगते हैं उसकी पूरी हो जाती है। खासकर इस दरगाह को भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले लोगों की दरख्वास्त लिखी जाती है। ये दरख्वास्त भूत बुलाने के लिए है। दावा है कि जब ये हाजिरी बनकर बाबा बूढ़न शाह के मजार पर जाती है तो भूत अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और इंसान के शरीर में क्यों शरण ली इसकी भी जानकारी देता है, जिसके बाद हाजिरी लगाने वाले की परेशानी ठीक हो जाती है। ये जैसे दरखास्त लिखा जाता है कि बाबा हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, तो आते हैं यहाँ पे अपना हाजिरी लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। इतना ही नहीं, दरगाह के पास बहने वाली नदी के बारे में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। दावा है कि इस नदी में नहाने से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। राजस्थान में सिस्टम ने ऐसा कबाड़ा किया कि बांसवाड़ा में एक साथ 600 स्कूटी कबाड़ बन गई और आप तस्वीरें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन जनाब, इन तस्वीरों पर बिल्कुल ना जाइए। ये वीडियो देखकर कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि अब पेड़ों के साथ साथ स्कूटी भी उगाई जा सकती है, क्योंकि लगता है राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कुछ ऐसा ही चमत्कार किया है और उनके इस अद्भुत कारनामे की चहुं ओर चर्चा है। दरअसल आपको ये जो सैकड़ों की संख्या में स्कूटी नजर आ रही है, उन्हें मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाना था। लेकिन भाई साहब, सिस्टम ने नियमों के साथ ऐसा ब्रेक मारा कि एक साथ सैकड़ों स्कूटी का चक्का ही जाम हो गया। स्कूटियों के ढेर में अब झाड़ियां उग चुकी हैं, लेकिन सिस्टम इस तरफ नजर इनायत ही नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी देकर प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना और देवनारायण योजना शुरू की थी, लेकिन चुनावी आचार संहिता में वित्त विभाग से QR कोड जारी नहीं हो सका और छात्राओं को स्कूटी नहीं मिली। लेकिन कंपनी ने सैकड़ों की संख्या में स्कूटी जिला मुख्यालय भेज दी, जो अब खुले आसमान के नीचे सड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नकली दवाएं बेचने का पर्दाफाश हुआ है और ये पर्दाफाश खुद ड्रग विभाग की जांच में हुआ है, जिसके बाद आरोपी कारोबारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। साथ ही ड्रग्स विभाग ने जल्द ही नकली दवाओं को बेचने वाले कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स विभाग की टीम ने बिरहाना रोड स्थित मेडी लाइफ और निगम ब्रदर्स ड्रग स्टोर पर छापेमारी की थी, जहां से टीम ने कई दवाइयों के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया था। जांच के दौरान इनमें से कई दवाइयां नकली पाई गयी। 6 दवाइयां नकली पाई गई हैं। नकली का मतलब उसमें सॉल्ट नहीं है,
और एक दवा सब स्टैंडर्ड है। बताया गया कि जांच के लिए भेजी गई कुछ दवाइयों की रिपोर्ट आ गई, जबकि कई दवाइयों की रिपोर्ट आनी बाकी है। 10 से 12 लाख की दवाइयां जो यहाँ पर पकड़ी गई थी वो नकली दवाई थी, जिनमें खड़िया पाई गई थी। फिलहाल ड्रग्स विभाग ने इनको नोटिस जारी की। फिलहाल ड्रग्स विभाग ने दोनों दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। नवरात्र की महानवमी के मौके पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान किया। सीएम योगी के पूजन अर्चन का ये लगातार 9वां दिन है और इससे पहले आज सुबह में मुख्यमंत्री योगी ने कन्या पूजन भी किया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कुशलपुर वसेना गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया गया कि बिजली का बिल ज्यादा आने से युवक सदमे में आ गया और उसके बाद उसने फांसी लगा दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवक के परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्नाव में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मियों की करगुजारियों से एक व्यक्ति सदमे में आ गया और बढ़े हुए बिल को देखकर उसने आत्महत्या कर ली। बताया ये गया कि शुभम राजपूत नाम का ये युवक मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। बिजली विभाग ने 1 सितंबर 2024 को 1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल भेज दिया। बिजली विभाग का चक्कर काटने के बाद संशोधित बिल करीब 16,000 का आया। युवक ने घर में रखा अनाज बेचकर बड़ी मुश्किल से बिल जमा किया, लेकिन आरोप ये है कि 7 अक्टूबर को बिजली विभाग ने फिर से 8,000 रुपए से ज्यादा का बिल भेज दिया, जिसके बाद युवक तनाव में आ गया और अपनी जान दे दी। और रोजा कोई नहीं है, वो कमाता खाता रहा, वो कहाँ से इतना रुपया बिल भरी। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इससे साफ इनकार किया। बिल के कारण मृत्यु होने का प्रचार किया जा रहा है जो सही नहीं है। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस घटना पर दुख जताया और साथ ही बिजली विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित करते हुए FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दलित परिवार का पूरे गांव ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इनकी खता सिर्फ इतनी थी कि पीड़ित लड़के ने लड़की की सहमति से कोर्ट मैरिज की, जिसके बाद गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाकर उनका बहिष्कार कर गांव में न घुसने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद अब पीड़ित युवक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। गांव में अपनी जान की परवाह दिक्कत है कि गांव वालों ने मुझे मारने की धमकी दी है कि मैं भाई ये गांव में आएगा तो हम घर वालों को भी दंड ठहराएंगे। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के बढ़ापुर इलाके का है, जहां पीड़ित युवक की 3 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन पाबंदी के चलते ये गांव जाने से डर रहे हैं क्योंकि पंचायत ने 10 रुपए के स्टैंप पर इनके खिलाफ फरमान जारी किया। आजकल तेज रफ्तार लोगों का शौक बन गई है, खासकर युवाओं ने इसका क्रेज बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके नतीजे बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं और आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। तेज रफ्तार की कुछ ऐसी घटना यूपी के जालौन में घटी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहले एक कार गुजरती है, उसके साथ ही दूसरी दिशा से एक मिनी बस निकल जाती है। मिनी बस के पीछे से एक कार आती है जो बस निकल जाने के बाद मुड़ती है। वीडियो में देखकर ऐसा लगता है कि उसकी रफ्तार बहुत कम होती है, लेकिन वो कार पूरी तरह से मुड़ भी नहीं पाती कि उसके सामने एक तेज रफ्तार कार आती है और उस कार को जोरदार टक्कर मारकर पीछे की तरफ धकेल देती है। टक्कर मारने वाली कार बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष लकी त्रिपाठी की बताई जा रही है, जो कार को करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए। इस हादसे में कार सवार इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार सभी लोग फरार हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, जबकि गंगा के तेज बहाव की वजह से 2 घर नदी में समा गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में साफ नजर आया कि चंद सेकंड के अंदर ही 2 घर पानी में समा गए। ये तस्वीरें भागलपुर के मसाड़ू गांव की बताई गई, जहां देर रात 2 घर नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। सिर्फ 2 घर ही नहीं बल्कि आसपास की 50 फीट जमीन भी नदी में समा गई। हालांकि हादसे से पहले ही लोगों ने घर को खाली कर दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
पिछले कुछ दिनों से भागलपुर के कई इलाकों में गंगा नदी जमकर कहर बरपा रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 50 घर गंगा नदी के कटाव में आ चुके हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मसाड़ू गांव पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ के जंगल से सटे इलाकों में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों के झुंड खेतों में घुसकर किसानों की मेहनत को तबाह कर रहे हैं। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल से हाथियों के झुंड का ऐसा ही वीडियो सामने आया और करीब 34 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर सीधे धान के खेत में घुस गया, जिसमें कई बड़े और छोटे हाथी शामिल थे और हाथियों के दल में सूंड से धान की फसल को उखाड़ना शुरू कर देते हैं और एक एक करके पूरे धान के खेत को मैदान में बदल देते हैं। हाथियों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया और पूरी फसल रौंद डाली। वन विभाग के मुताबिक रायगढ़ जिले के जंगलों में 150 से ज्यादा हाथी अलग अलग झुंडों में घूम रहे हैं, जिसमें धर्मजयगढ़ वन मंडल में 143 और रायगढ़ वन मंडल में 14 हाथी शामिल हैं। इधर हाथियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुनादी करवा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां एक भालू अपने 2 बच्चों को साथ ट्रैकिंग करता हुआ दिखा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ा भालू कैसे पहाड़ पर चढ़े जा रहा है और उसके पीछे पीछे दोनों बच्चे भी उसे फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। इसके बाद भालू कुछ देर ठहरता है, तभी वहां वीडियो बनाने वाले लोग सीटी बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर भालू पहाड़ पर तेजी से भागने लगता है। उसके साथ ही उसके बच्चे भी तेजी से पहाड़ चढ़ने लगते हैं। भालू और उसके बच्चे पहाड़ पर ऐसे चढ़ रहे होते हैं जैसे ये उनका आम रास्ता हो। तस्वीरों में देखिए किस रफ्तार के साथ ये पहाड़ चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के अगोड़ा गांव में इन भालुओं को देखे जाने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। गांव वालों को डर है कि कहीं ये भालू उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। ग्रामीणों ने इन भालू को लेकर अब वन विभाग से गुहार लगाई है, जिसके बाद वन विभाग इन भालुओं की तलाश में जुट गया है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र मनाली के गांव में भालू देखा गया है, जिसकी तस्वीरें अब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। गनीमत ये रही कि वहां से गुजर रहे लोगों पर भालू ने हमला नहीं बोला। लेकिन भालू के सीसीटीवी में नजर आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल जरूर पैदा हो गया है। मनाली के वशिष्ठ गांव में से आई इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक बड़ा भालू कैसे बिना किसी रोकटोक के चहलकदमी करता दिखा। सीसीटीवी में कैद इस घटना ने गांव वासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। घनी आबादी वाले इस इलाके में भालू के आने से लोग न सिर्फ खौफ में हैं, बल्कि इस बात की भी चिंता सताई जा रही है कि ये किसी पर हमला न कर दे। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ ही दूरी पर 2 व्यक्ति गांव की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। गनीमत रही कि भालू ने इन लोगों पर हमला नहीं किया, जिसकी वजह से बड़ी घटना टल गई। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। वन विभाग की टीम को भालू के मूवमेंट पर नजर रखने और इसे सुरक्षित तौर से जंगल की ओर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। गांव वालों को सावधानी बरतने और रात के वक्त घरों के बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जी न्यूज़।